पर आतंकी प्लान का खुलासा। आईसिस के टारगेट पर एएमयू और एसएएमयू के कई स्टूडेंट्स। सिस्टम से नाराज छात्रों को लालच देकर संगठन में मिलाने का आरोप। नमस्कार, स्वागत करती हूं आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। इस सवाल के साथ कि बिहार के पिछड़ेपन का जिम्मेदार कौन? वैसे देखा जाए तो बिहार के पिछड़ेपन के ढेर सारे कारण गिनाए जा सकते हैं, बहुत सारी वजह बताई जा सकती हैं। फिर चाहे वो अशिक्षा हो या फिर आर्थिक असमानता हो, जातिवाद हो, राजनीति हो, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार आदि। लेकिन सही मायने में बिहार की बदहाली के पीछे कौन है? बिहार के लिए वो कौन सी चुनौतियां हैं जिनसे बिहार की जनता जूझती आ रही है? आज इसी पर हमारा विश्लेषण रहने वाला है। बिहार सरकार ने 7 नवंबर को विधानमंडल में बिहार की दुर्दशा के दस्तावेज पेश कर दिए। यानी कागजों पे यह था कि आखिर बिहार की इस हालत के पीछे की वजह क्या है। इससे पहले 2 अक्टूबर को गांधी जयंती का मौका था और बिहार सरकार ने जातीय जनगणना के आंकड़े, जातिगत सर्वे को सबके सामने रख दिया, जिससे यह पता चला था कि बिहार में 63% आबादी पिछड़ी जातियों की है। अनुसूचित जाति की आबादी 20% है और अनुसूचित जनजाति की आबादी 1% की है, जबकि जो सवर्ण आबादी है वो सिर्फ 15.5% है, 15.5%। और इसके बाद 7 नवंबर को बिहार सरकार ने इन जातियों की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति के आंकड़े भी पेश कर दिए, जिससे कि इन सबकी सामूहिक दुर्दशा का पता चल सके कि आखिर इनका स्टेटस है क्या। भारत सरकार की नीति आयोग बिहार में पिछड़ेपन और गरीबी के जो आंकड़े पिछले कई सालों से पेश करते आ रही है, उन सब की पुष्टि बिहार में हुए सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों से हो गई। यानी कि बिहार हर पैमाने पर देश का सबसे गरीब, पिछड़ा और अनपढ़ राज्य है, यह तथ्य स्थापित कर दिया गया। बिहार के सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण से यह पता चला कि बिहार के 34% परिवार की हर सोर्स से सामूहिक आय, यानी कि अगर आप अलग अलग जरिया जिससे कि एक घर में पैसा आता है और उसको आप एक ग्रुप में जोड़ लीजिए, तो वो 6,000 रुपए महीने से भी कम है, 6,000 रुपीज पर मंथ से भी कम। और इसका मतलब ये है कि अगर एक परिवार में, आप उदाहरण के तौर पर समझिए कि 5 व्यक्ति हैं, तो प्रति व्यक्ति मासिक आय 1200 रुपए, यानी कि ऑन एन एवरेज हर रोज के हिसाब से आप निकालेंगे तो ये 40 रुपए रोजाना की आती है। इसके बाद जो एक कैटेगरी है जिसकी आय 6 से 10 हजार के बीच है, उनकी संख्या 29% से कुछ ज्यादा है। और इस श्रेणी के परिवारों की जो प्रति व्यक्ति आय है, यानी कि हर एक मेंबर की सोर्स ऑफ इनकम और जो इनकम आती है वो 2,000 रुपए महीना, यानी कि प्रतिदिन वो हो जाती है 70 रुपए से भी कम। पहले जो कैटेगरी हमने आपको बताई उसमें 40 रुपए के आसपास, अब ये 70 रुपए से भी कम, ये दूसरी कैटेगरी है। अब जरा आप ये सोचिए कि बिहार के 3 में से 2 व्यक्ति 70 रुपए रोजाना से कम इनकम वाले लोग हैं। जिस बिहार के बारे में यह धारणा बनी, या फिर यह कह लीजिए कि यह धारणा बनाई गई कि वहां से बड़ी बड़ी संख्या में आईएएस, आईपीएस बनते हैं या फिर आईआईटी, आईआईएम जाते हैं, वहां पर सिर्फ 7% लोग ग्रेजुएट हैं, स्नातक हैं 7% लोग, और महज 1% लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएट तक की पढ़ाई कर रखी है। सिर्फ ये 1% का आंकड़ा है। कुल मिलाकर 13 करोड़ की आबादी वाले इस बिहार में सिर्फ 5% लोग नौकरी करते हैं। ये आंकड़े तथ्य से भरे हुए हैं। इसमें सरकारी नौकरी करने वाले शामिल हैं, तो साथ ही संगठित
या फिर असंगठित जो प्राइवेट सेक्टर हैं उसमें नौकरी करने वाले लोग भी हैं। हक है कि यह कृषि प्रधान प्रदेश है, लेकिन सरकार की तरफ से जो आंकड़े जारी किए गए, जो सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण से आंकड़ों के जरिए पता चला है, वो ये कि सिर्फ और सिर्फ 7% लोग खेती किसानी करते हैं और 4% से कुछ कम लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करते हैं। सबसे ज्यादा 17% लोग मजदूरी करते हैं। 17% ऑफ द पीपल आर इन लेबर क्लास। और सरकार ने इसमें से 67% की एक श्रेणी अलग बनाई है, जिनको गृहिणी यानी कि हाउसवाइफ्स और स्टूडेंट्स की श्रेणी कहा गया है। 67%। इसका मतलब यह है कि इतने लोग कोई काम नहीं करते हैं। अब आप जरा सोचिए कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के महिला सशक्तिकरण के दावों के बारे में आप एक ख्याल दीजिएगा। महिलाओं के लिए कितना कुछ करने के दावे किए जाते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आधी आबादी का एक बड़ा हिस्सा गृहिणी वर्ग का है। हाउसवाइफ्स हैं जो घर की जिम्मेदारियां संभालती हैं और बाहर से उनकी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। इसका मतलब यह है कि आय अर्जित करने वाला कोई काम उनके पास नहीं है। सवाल यह भी है कि जब आधी आबादी के पास कोई काम नहीं होगा तो कोई भी राज्य या फिर देश कैसे प्रगति कर सकता है? आधी आबादी आय का कोई स्रोत अपने पास न रखते हुए घर की जिम्मेदारी संभाल रही है। बिहार की ये जो बदहाली है वो सभी जातियों की सामूहिक बदहाली है। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि जो अगड़ी जातियां हैं, जो सवर्ण हैं, वो इस बदहाली से बाहर हैं। बिहार में हिंदू सवर्णों की 4 और मुस्लिम सवर्णों की 3 जातियां हैं और इन 7 जातियों में सबसे ज्यादा गरीब भूमिहार है। सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक करीब 28% भूमिहार परिवारों की मासिक आय पर मंथ इनकम 6,000 रुपए से भी कम है। और इसके बाद राजपूत, ब्राह्मण, शेख, सैयद और पठान आते हैं। सवर्णों में सबसे बेहतर स्थिति कायस्थों की है, यानी कि कुल मिलाकर 25% सवर्ण परिवार 6,000 रुपए की मासिक आय वाली श्रेणी में है, जबकि 34% 34% पिछड़ी आबादी इस श्रेणी में आती है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की स्थिति सबसे खराब नजर आती है, जिसमें 42% से ज्यादा परिवार 6,000 रुपए आय वाली श्रेणी में है। ज्यादातर लोग कच्चे या फिर जो खपरेल के मकान होते हैं उसमें रहते हैं और महज 5% आबादी के पास किसी भी तरीके का मोटराइज्ड वाहन है। यानी कि बिहार और उसके 13 करोड़ लोगों की बदहाली का ये आंकड़ा पेश करने के बाद बिहार सरकार ने जो कथित मास्टर स्ट्रोक चला वो आरक्षण की सीमा बढ़ाने का है। अब आप ये सोचें कि जो काम आरक्षण की 60% की सीमा में नहीं हुआ, क्या वो 75% उस आरक्षण की सीमा को कर देने भर से हो जाएगा? जाहिर है कि ये वोट लेने के लिए लोगों को मूर्ख बनाने का एक दांव है, यानी मूर्ख बनाने का मास्टर स्ट्रोक है। सो अब बड़ा सवाल यह है कि बिहार की इस बदहाली के लिए जिम्मेदार कौन है? यह सवाल मैंने शुरू में आपके सामने रखा था और इस सवाल का जवाब ये सब कुछ आंकड़े सुनने और देखने के बाद आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं रह जाएगा। बिहार की इस दुर्दशा में सभी पार्टियां, मैं एक बार फिर से दोहराती हूं, सभी पार्टियां समान रूप से शामिल हैं, क्योंकि बिहार में पिछले 33 साल से या तो लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी का मुख्यमंत्री रहा या फिर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का मुख्यमंत्री रहा है। लालू प्रसाद और राबड़ी देवी 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे। आपको याद होगा, पहले लालू यादव, फिर उसके बाद उन्होंने जिम्मेदारी राबड़ी देवी को दे दी। कुल मिलाकर यह सिलसिला 15 साल तक चलता रहा। या फिर तेजस्वी यादव 2 बार में 3 साल उप मुख्यमंत्री बने रहे। नीतीश कुमार 17 साल तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब आप इन सबको जोड़ लीजिए।
1 साल से कुछ कम समय के लिए उन्होंने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था और उसके पीछे की वजह भी पॉलिटिकल प्रेशर ही था। पॉलिटिकल प्रेशर और इसके साथ साथ मांझी का रिप्रेजेंटेशन और उस वोट बैंक से जुड़ा हुआ लालच। नीतीश के साथ करीब 13 साल तक बीजेपी भी सरकार में रही। कोलिशन गवर्नमेंट थी ये दोनों की, और उससे पहले सुशील मोदी और उसके बाद में तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को डेप्यूटी सीएम बनाया गया। अलग अलग समय में कांग्रेस भी 8 साल तक आरजेडी और जेडीयू के साथ सरकार में रही। यानी कि अगर इसको आप कुल मिला के इन टोटलिटी देखेंगे तो दोनों ही बड़ी प्रादेशिक पार्टियां और दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां लगभग समान रूप से बिहार की इस दुर्दशा के लिए, इस स्थिति के लिए जिम्मेदार है। ये बिहार का दुर्भाग्य है जो किसी भी सरकार या मुख्यमंत्री ने विकास की दृष्टि अपनाई नहीं। सबने उतना ही काम किया जितना सरकारी फंड खर्च करने के लिए जरूरी था। बिहार के दोनों नेताओं यानी कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार का यह रोना रहा कि बिहार लैंड लॉक्ड स्टेट है। इसका मतलब भी आप समझिए, यानी कि समुद्र और बंदरगाह नहीं है, लैंड लॉक्ड स्टेट। और झारखंड अलग होने के बाद कोई प्राकृतिक संसाधन भी नहीं है, कोई मिनरल्स, कोई नेचुरल रिसोर्स उनके पास नहीं है, और इसी कमी के बावजूद औद्योगिक विकास हो सकता था और रोजगार का सृजन संभव था। यही रोना लगातार रोया गया कि यही वजह रही कि विकास की दृष्टि से बिहार को नहीं देखा गया और उस पथ पर नहीं चला गया। आईटी और इसके साथ आईटी आधारित सेवाओं का कारोबार जब फला फूला तब बिहार में उस दिशा में काम हो सकता था। आज दुनिया भर के कपड़े बांग्लादेश में सिल रहे हैं, क्या वो काम बिहार में नहीं हो सकता था? बिहार एक समय छोटे और बड़े उद्योगों का सेंटर रहा है। बरौनी रिफाइनरी से लेकर सिंदरी के खाद कारखाने और बोकारो से लेकर जमशेदपुर तक स्टील की फैक्ट्रीज चलती थी। हर जिले में एक या उससे ज्यादा चीनी मिल थी। इसमें कोई नई चीज जोड़ना और आप उसको छोड़ दीजिए, इन्हें भी चलाए रखना मुश्किल नजर आया। और इसके लिए जिस दृष्टि की जरूरत थी वो किसी नेता के पास थी ही नहीं। उसने उसका इस्तेमाल करने की जरूरत भी नहीं समझी। इसका एक बड़ा कारण यह था कि नेताओं को बड़ी ही आसानी से, कैसे, जाति के नाम पर वोट मिलते रहे। और इसी को कहा जाता है इस एक उंगली की ताकत, जिसका इस्तेमाल करते हुए आप अपने प्रत्याशी और अपनी सरकार का चयन करते हैं। आसानी से जाति के नाम पर इन सरकारों को वोट मिलते रहे और इसीलिए काम करके, लोगों की आकांक्षाएं पूरी करके वोट लेने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। बिहार की जनता ने भी कभी नहीं पूछा कि आपने विकास के लिहाज से हमारे प्रदेश में क्या किया। हमने आपको सरकार के तौर पर चुना, हमने आपको उस कुर्सी पर बैठाया, लेकिन क्या आपने हमारे राज्य का विकास किया, ये किसी वोटर ने भी नहीं पूछा। इस लिहाज से बिहार के करोड़ों लोग भी अपनी दुर्दशा के लिए, आज की इस स्थिति के लिए बराबर जिम्मेदार नजर आते हैं, क्योंकि उनके लिए वोट देने का एकमात्र आधार जाति और धर्म रहा। ये प्रत्याशी हमारी जाति से है, इसको वोट दे दो। ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को बिलोंग करता है, इसको वोट दे दो। अच्छा, ये सवर्ण है, इसको वोट दे देते हैं। यही वजह रही कि उन्होंने कभी भी अपने हुक्मरानों से जरूरी सवाल पूछे ही नहीं। सवाल नहीं पूछने और जाति धर्म की वजह से पार्टियों का बंधुआ रहकर बिहार के लोगों ने अपनी ही आंखों से इस गौरवशाली सभ्यता वाले प्रदेश को बर्बाद होते हुए देखा है और सब इस पाप के समान रूप से भागी हैं। समाजवादी राजनीति और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख शख्सियत में से एक रहे राम मनोहर लोहिया, जिन्हें तमाम दिग्गज नेता अपना आदर्श मानते हैं। उनमें से एक नीतीश कुमार भी हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर नीतीश ने लोहिया से सीखा क्या? हाल ही में सीएम नीतीश कुमार ने विधानसभा में महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी की थी। वो टिप्पणी
मुझे आपको याद दिलाने की भी जरूरत नहीं। देश भर में उनकी इस टिप्पणी के बाद हंगामा मचा। सवाल पूछा गया, नीतीश की हर जगह किरकिरी हुई, तो नीतीश ने माफी मांगी, या यूं कह लीजिए कि नीतीश को माफी मांगनी पड़ी। उनके इस्तीफे को लेकर मांग तेज होने लगी, तो नीतीश ने कह दिया कि मैं माफी मांगता हूं, मैं अपनी निंदा करता हूं। सवाल यह उठता है कि एक राज्य के सीएम और संवैधानिक दायित्व निभाने वाले सीएम नीतीश जैसे बड़े कद के नेता सदन के भीतर संसदीय मर्यादा को कैसे भूल गए। आपको याद होगा, जब नीतीश की टिप्पणी के बाद महिला विधायकों को शर्मिंदगी उठानी पड़ी, भरे सदन में असहज महसूस वो महिलाएं करने लगी। और न सिर्फ सदन के भीतर बल्कि पूरे देश में जब नीतीश कुमार की उस आपत्तिजनक टिप्पणी को सुना, तो हर एक महिला को नीतीश कुमार पर शर्म महसूस हुई। अगर आप ये देखें तो आरजेडी अध्यक्ष और बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव ने कभी भी महिलाओं का अपमान नहीं किया। लेकिन इस बीच में राबड़ी देवी की टिप्पणी को मैं जरूर लाना चाहूंगी। जब नीतीश कुमार ने यह बयान दिया तो राबड़ी देवी ने कहा कि उनके मुंह से गलती से निकल गया होगा, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने महिलाओं का अपमान नहीं किया। लोहिया ने महिलाओं का हमेशा से सम्मान किया, रिश्तों में कभी झूठ नहीं बोला। लोहिया कहते थे, द्रौपदी महाभारत की सबसे बड़ी औरत है। एक लेख में द्रौपदी को सही अर्थों में भारतीय महिलाओं का प्रतीक बताया। जबकि महिलाओं को लेकर नीतीश की सोच पर सवाल खड़े होते हैं। भारत की बढ़ती हुई आबादी चिंता का विषय है, यह पीएम मोदी भी कह चुके हैं। पीएम मोदी ने देश की बढ़ती हुई आबादी में महिलाओं पर कटाक्ष नहीं किया, महिलाओं को लेकर कभी कोई आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं की, लेकिन हमेशा जागरूक करने की कोशिश की। और उससे ठीक इतर नीतीश ने जनसंख्या वृद्धि को लेकर, महिलाओं को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। अभद्र भाषा का न सिर्फ इस्तेमाल किया, बल्कि उसको लेकर पूरे सदन में ठहाके लगाए गए, तालियां बजी, और उसके बाद जब विरोध हुआ तो शर्मिंदगी के साथ माफी भी मांग ली। बहरहाल, मैंने जिस सवाल के साथ इस एनालिसिस को शुरू किया था कि आखिर बिहार की इस दुर्दशा के लिए जिम्मेदार कौन है, उसका जवाब इस एनालिसिस के साथ आपको मिल चुका होगा। और इसी बीच में आप खबरों में अब आगे बढ़ेंगे, आपको सीधे लिए चलेंगे रतलाम, जहां पर मौजूद हैं जेपी नड्डा। लाइव तस्वीरें आपके सामने। अब 17 तारीख को तुम रोकोगे उनको कि नहीं, इसकी चिंता कर लेना। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, इसको भी, बुजुर्गों को भी नहीं छोड़ा। बेचारे बुजुर्ग तीर्थ योजना में तीर्थाटन में जाते थे, वो भी रोक दिया। इसलिए 17 तारीख को मेरे बुजुर्ग भाइयों रोकोगे ना इनको घर बैठा देना।